1857 की घटना इतिहास में एक रोमांचक घटना के रूप में जानी जाती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कानपुर के सत्ती चौरा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस रात, जिस रात काफी लोग सत्ती चौरा के उस घाट पर इकट्ठे हुए थे। आखिर वो कौन सी परिस्थिति थी जिस परिस्थिति के कारण अंग्रेज सत्ती चौरा के उस घाट पर रात को अपने परिवार के साथ इकट्ठा हुए। क्या हुआ उस रात, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम उस घटना के बारे में आपसे जिक्र करते हुए कानपुर के इस महान क्रांति के बारे में बताते हैं। 4 जून की वो घड़ी थी जब कानपुर में क्रांति का बिगुल बज चुका था। विद्रोही सिपाही बहुत ही मुस्तैदी से अंग्रेजों के कोषागार को लूट लिया था और अंग्रेजों के कोषागार को लूट करके दिल्ली की तरफ भागने की फिराक में थे। लेकिन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उन्हें रास्ता दिखा सके। वो व्यक्ति था नाना साहेब। नाना साहेब, जिसे धोंधू पंत भी कहा जाता है। यहां आपको बता दें जानकारी के लिए कि नाना साहेब का जन्म 1824 में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण भट्ट और माता का नाम गंगाबाई था। इनकी माता गंगाबाई पेशवा बाजीराव द्वितीय की पत्नियों की में से एक पत्नी की बहन थी। जाहिर सी बात है, इनके पिता नारायण भट्ट इनके रिश्तेदार थे। जब पेशवा बाजीराव को निर्वासित किया गया तो इन्हें बिठूर कानपुर में स्थान मिला और ये पेंशन की बदौलत अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन काल की क्रूरतम व्यवस्था के अंतर्गत इन्हें कोई संतान नहीं हुई। नारायण भट्ट की 2 संतानें थी, यानी नाना साहेब 2 भाई थे। नाना साहेब और उनके भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय गोद ले लेते हैं, लेकिन उस समय गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इस कारण से इनको गोद लेने के बावजूद भी ये पेशवा अपने आप को नहीं घोषित कर पाए। अंग्रेजी पेंशन को भी ये हासिल नहीं कर पाए थे। पेंशन के लिए इन्होंने दरखास्त दिया, लेकिन इनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया गया। इस अव्यवस्था को देखकर इनका मन विचलित हो उठा था और ये किसी भी तरीके से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर कर देना चाहते थे। उधर जब इन्होंने देखा कि अंग्रेजी 8 लाख रुपए का कोषागार लूट लिया गया है और विद्रोही किसी ऐसे नेता की तलाश में हैं जो इन्हें दिल्ली तक पहुंचा सके और दिल्ली में एक भयानक क्रांति को जन्म दे सके, नाना साहेब अपने सहयोगी अजीम उल्ला खां और तात्या टोपे के साथ तुरंत विद्रोहियों से जा मिले और विद्रोहियों की कमान खुद संभाल ली। ब्रिटिश फौज का सीधा विद्रोह ये झेलने के लिए तैयार हो गए और कानपुर को अपनी जागीर घोषित करके बहादुर शाह द्वितीय जफर, जो उस समय के मुगल बादशाह थे, जो निष्कासित कर दिए गए थे अपनी सत्ता से, उन्हें अपना राजा घोषित करके और नाना साहेब स्वयं कानपुर के सूबेदार बन करके अपने आप को स्वतंत्र सत्ता के अंतर्गत घोषित कर दिया। यहां से शुरू होता है नाना साहेब का नेतृत्व। नाना साहेब ने विद्रोहियों के साथ नेतृत्व करके किले को घेर लिया। अंग्रेजी सेना काफी देर तक लड़ती रही, लेकिन जब उनकी गोलियां खत्म हो गई तब उन्होंने सरेंडर कर दिया। 26 जून तक इंतजार करते रहे और उस किले को घेर कर बैठे रहे और अंग्रेजों को ये बता दिया कि जब हिंदुस्तानी अपनी तलवार उठाता है तो वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। नाना साहब चाहते थे कि पूरा का पूरा कानपुर अंग्रेजों से मुक्त हो जाए। जनरल व्हीलर ने किले के अंदर से ही एक पैगाम भिजवाया और शर्त दिया कि हमें परिवार समेत इलाहाबाद जाने दिया जाए। अगर ये शर्त मंजूर है तो हम किले को
सारा सामानों के सहित, हथियारों के सहित छोड़ करके हम यहाँ से चले जाएंगे। नाना साहेब ने तत्काल उनकी बात को मान करके और समाधान नाम के निषाद को बुलवाया। निषाद तुरंत 40 नाव की व्यवस्था करता है और 40 नाव की व्यवस्था करने के बाद 300 परिवारों को बुलावा भेजा जाता है कि वो जल्दी से आए, नाव में सवार हों और इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाए। नाव कानपुर के सत्ती चौरा घाट पर लगा दी जाती है। अंग्रेज परिवार थे, वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बंदूक और बाकी हथियार भी ले जाना चाहते थे। नाना साहब इतने दयालु हो गए थे कि उन्हें बंदूक ले जाने की इजाज़त दे दिए, लेकिन नाना साहब की एक शर्त थी कि कोई भी अंग्रेज बंदूक से फायर नहीं करेगा। कहा जाता है जब अंग्रेज नाव पर सवार हो गए थे और नाव नदी में कुछ दूर तक चली थी, तभी किसी ने शंखनाद कर दिया और साथ ही साथ बिगुल बजने लगा। नाविक समझे कि ये तो क्रांति का बिगुल है और लगता है नाना साहब की फौज इन अंग्रेजों के ऊपर अटैक करने वाली है। नाविक अपने अपने नाव छोड़ करके नदी में कूद करके अपनी जान बचाने के लिए तैरने लगे। धोखे से बजाया गया ये बिगुल अंग्रेजों को डरा दिया। अंग्रेज जो अपने साथ हथियार लेकर के चले थे, उस हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जो विद्रोही घाट पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे अंग्रेजों के जाने का, उनमें से कुछ लोगों को गोलियां लगी। नतीजा फिर वही हुआ जो होने को मंजूर था। विद्रोहियों ने पानी में घुस करके सभी अंग्रेज परिवारों को खत्म कर दिया। इतनी चारों तरफ से रात के अंधेरे में इतनी फायरिंग हुई कि पता ही नहीं चला कौन बचा, कौन मर गया, किसको गंगा अपने में समा ली, कुछ भी नहीं पता चल पाया। इतिहासकारों की माने तो 300 अंग्रेजों के खून से गंगा लाल हो चुकी थी। नाना साहब की दरिया दिली काम नहीं आई। चारों तरफ से बस यही पुकार हो रही थी कि नाना साहब तो दरिया दिली दिखा दिए, लेकिन इन्होंने अपना प्रतिशोध लेने के लिए बाहर से फायरिंग भी करवा दी। अंग्रेज नाना साहब को दोषी मानने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बचाओ बचाओ की गूंज चारों तरफ गूंज रही थी। नाना साहब अवाक किनारे पर खड़े होकर के सारे माजरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये माजरा जब तक समझ में आता तब तक 300 जिंदगियां समाप्त हो चुकी थी। अब यहां पर प्रश्न उठता है, क्या अंग्रेजों के लिए वाकई ये बड़ा खतरा नाना साहब ने पैदा किया था? क्या अंग्रेजों का कुछ परिवार बचा वहां पर, या सब के सब मारे गए? नाना साहब का आदेश का उल्लंघन हुआ या नाना साहब ने खुद ये कार्रवाई करवाई थी? जानने के लिए देखें